ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट ओवरहेड्स। अब हम देखेंगे कि हमें कैसे अलग अलग ओवरहेड्स को ट्रीट करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इस बारे में मतलब ये एक पॉइंट डिबेटेबल है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट है लोगों के बीच में कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें कॉस्ट में शामिल करना चाहिए या इसको एज ए फाइनेंशियल नेचर का समझना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल नेचर आपको पता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं हमारे सारे वो डालते हैं। ठीक है, तो ये डिबेट है कि क्या हम इसे कॉस्ट की आइटम समझें या हम इसे फाइनेंशियल एक्सपेंस समझें। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट भी हैं और इसके साथ भी हैं। साथ वाले जो आर्ग्यूमेंट है वो कहते हैं कि जैसे हम वेजेस को कॉस्ट में शामिल करते हैं, वेजेस जो होते हैं वो आपका लेबर का रिवॉर्ड होता है। ठीक है, लेबर आपके काम करता है तो आप उसको रिवॉर्ड देते हो। कैसे रिवॉर्ड देते हो? आप उसको वेजेस पे करते हो। ठीक है, उसी तरीके से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड होता है कि आपने जो है अपनी मशीन्स में या अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। तो हमें इसे कॉस्ट में शामिल करना चाहिए क्योंकि हम वेजेस को भी शामिल करते हैं। दूसरा पॉइंट इसके जो पक्ष में है वो कहता है कि अगर आप इंटरेस्ट को इग्नोर कर दोगे, ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी जो होगी दो कामों की वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं लेके आएगी। ठीक है, तीसरा ये कहता है कि कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लांट और मशीनरी में आपका इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 2 मशीनें खरीदी हैं, एक 2,000 रुपए की है, एक 10,000 रुपए की है और दोनों एक ही काम करती हैं। तो जो छोटी मशीन है वो कम आउटपुट देगी आपको और बड़ी मशीन ज्यादा आउटपुट देगी। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो दोनों की पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो बड़ी मशीन की कम होगी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो ज्यादा यूनिट बना रही है तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। जबकि जो छोटी मशीन है उसकी पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा होगी क्योंकि वो कम यूनिट बना रही है। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे कैपिटल के ऊपर दोनों मशीनों में, सो जो कॉस्ट है वो बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, सो जैसे मान लीजिए कॉस्ट मान लीजिए मशीन्स को चलाने की आती है 2,000 रुपए, तो एक मशीन, छोटी मशीन 100 यूनिट बनाती है और बड़ी मशीन 10,000 यूनिट बनाती है, तो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट हो जाएगी 20 और इसकी हो जाएगी 2, तो बड़ी मशीन की पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम आएगी। ठीक है, लेकिन दोनों में आपने तो आपको जो है अगर आप इसमें इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे तो उस टाइम पे आपका जो है ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब ये डिफरेंस नहीं रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो ये इसके पक्ष में बोल रहा है वो कह रहा है कि मान लीजिए हम कोई प्लांट है वो उसको हम हायर कर लेते हैं। ठीक है, हायर पे ले लेते हैं। हायर परचेज आपको पता है क्या होता है। सो जो हायर परचेज की कॉस्ट है वो आप कॉस्ट पे चार्ज करते हो, मतलब आप अपनी लागत में जोड़ते हो उस चीज को। सो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों ना लागत में जोड़ें। ठीक है, अगर हम उस कैपिटल का इस्तेमाल प्लांट परचेज करने के लिए कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपनी उस कैपिटल पे वो इंटरेस्ट जो है उसको कॉस्ट पे चार्ज करें। जबकि हम हायर परचेज पे अगर कोई मान लीजिए कोई मशीन लेते हो आप हायर परचेज पे, तो जो हायर परचेज का आप जो भी पे करते हो सामने वाले को, जो भी जिससे भी आपने वो मशीन हायर परचेज पे लिया, उसको कुछ पैसे आप देते हो उसके बदले में, जब आप उसे अपनी लागत में शामिल कर सकते हो तो अपनी खुद की पूंजी जो आपने मशीन में लगाई हुई है अगर आप वो पूंजी कहीं और लगाते तो आपको इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, तो उस पूंजी पे जो इंटरेस्ट है वो आप क्यों ना कॉस्ट में शामिल करो। ठीक है, 5th पॉइंट ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो होता है आपको बोरोड कैपिटल के ऊपर देना रिक्वायर्ड होता है। मान लीजिए आपने कहीं से कैपिटल बोरो की होती है तो आप उनको इंटरेस्ट देते। ठीक है, तो वो आपका एक्सपेंडिचर बनता और आप उसको प्रोडक्शन में जोड़ते। सेम इसी चीज के ऊपर हम अपनी खुद की जो कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट को क्यों ना कॉस्ट में शामिल करें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपने 20,000 रुपये लगाए हैं अपने बिजनेस में, मेरी खुद की कैपिटल लगाई है, मैंने किसी से उधार नहीं लिए और मैंने एक 20,000 रुपये बैंक से बोरो करे हैं और फिर बिजनेस में लगाए। ये 2 अलग अलग केस हैं। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगता है, मान लो 2,000 रुपये का मुझे देना पड़ता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर यही पैसा मैंने बाहर से उठाया होता तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता और मैं इसको अपनी लागत में शामिल करती क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है। मशीन को मैंने खरीदा, उसमें मैंने पैसा लगाया अपने बिजनेस में, तो जो भी आप प्रोडक्शन करने के लिए
खर्चे करते हो वो आप लागत में शामिल करते हो, तो ये भी तो प्रोडक्शन करने के लिए किया गया खर्चा है। तो जो मेरी खुद की पूंजी है उसे भी, उस पर मैं क्यों ना इंटरेस्ट अपनी लागत में शामिल करूँ। मैं किसी को इंटरेस्ट पे नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन अगर यही पैसा मैं बाहर से उठा के अगर बिजनेस में लगाती तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तो क्यों ना इसी को मैं इस पे मैं क्यों ना इंटरेस्ट उसमें लागत में शामिल करूँ, ठीक है। तो 6 पॉइंट ये कहता है कि अगर हम अपनी खुद की कैपिटल अपने बिजनेस के बाहर कहीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में करेंगे तो हमें क्यों ना इंटरेस्ट मिले, ठीक है। तो वही पॉइंट है कि अगर ये कैपिटल मेरी है, ठीक है, और ये कैपिटल मैंने बाहर से उठाया है, तो बाहर से उठाई पे मैं जब इंटरेस्ट पे करती हूँ तो उसको लागत में शामिल करती हूँ, तो मैं इस पे भी क्यों ना कर लूँ। अगर मैंने खुद नहीं लगाए होते, अगर मैंने ये फैसला लिया होता कि मैं बाहर से लेके उठा के लगाऊंगी, तो फिर मेरे को इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता, तो मैं अभी भी शामिल कर सकती हूँ। इंटरेस्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नोशनल कोस्ट, सॉरी अपॉर्चुनिटी नहीं, नोशनल कोस्ट बोलते हैं। नोशनल कोस्ट का मतलब जो एक्चुअल कोस्ट आपकी है नहीं, लेकिन दो फर्म्स में कंपैरिजन करने के लिए आप मान लेते हो। मान लीजिए दूसरी फर्म में बाहर से पैसा उठा के लगाया हुआ है, ठीक है, वो इंटरेस्ट पे कर रही है, और आपने अपना खुद का पैसा लगाया हुआ है। तो अगर मुझे इन दोनों फर्म्स के रिजल्ट का आपस में तुलना करनी हो तो पहले मुझे इन दोनों को बराबर लाना पड़ेगा। हम जब हम दो फर्म्स को कंपेयर करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि डेप्रिसिएशन का तरीका सेम होना चाहिए। 2 साल के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमने पिछले साल स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन लगाए तो इस साल भी लगाए, ताकि वो कंपेरिजन बना रहे, ठीक है। तो फिर 2 फर्म्स में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि अगर मैंने भी पैसा बाहर से उठाया होता और मेरा इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो कितनी मेरी लागत आती, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नोशनल कॉस्ट। अब दूसरी वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर मैं अपना पैसा अपने बिजनेस के बाहर कहीं लगाती तो मुझे 10% की दर से 2,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता। अब मैंने बाहर नहीं लगाया, अपने ही बिजनेस में लगाया, ठीक है, तो फिर मैं इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह क्यों नहीं शामिल करूं। अगर बाहर लगाती तो 2,000 का इंटरेस्ट मिलता, लेकिन मैंने अपने बिजनेस में लगा लिया। यानी ये 2 ऑप्शन थे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। मैंने ऑप्शन बी चुना, बी की वजह से ए वाले ऑप्शन में जो मुझे फायदा हो रहा था वो नहीं हुआ, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो इसको भी हम लागत में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। 7th पॉइंट ये बोल रहा है कि जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हो अलग अलग टाइप के, सो अलग अलग प्रोडक्ट जो होते हैं उनको अलग अलग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका इंक्लूड होना चाहिए कॉस्ट में, ताकि सबका कंपैरिजन हो सके, क्योंकि किसी में ज़्यादा कैपिटल लगेगी किसी में कम, तो ज़्यादा और कम इंटरेस्ट लगा के आप उनको बैलेंस कर सकते हो। 8th पॉइंट आपको बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट आप इंक्लूड नहीं करोगे सो कॉस्ट आपकी अंडर स्टेटेड रहेगी, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट इंक्लूड करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट नहीं लगाओगे तो कैपिटल में ऐड नहीं होगा, तो आपकी कैपिटल का बैलेंस कम दिखाएगा, अंडर स्टेटेड रहेगा। तो प्रॉफिट जो होंगे आपके वो ओवर स्टेट हो जाएंगे, प्रॉफिट आपके बढ़ के आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आपका प्रॉफिट की अमाउंट कम हो जाती है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इस पर टैक्स भी कम लगेगा फिर। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाओगे ही नहीं तो आपकी कैपिटल अंडर स्टेटेड हो जाएगी और आपके प्रॉफिट्स ओवर स्टेटेड हो जाएंगे। ये तो है इसके पक्ष में जो रीजन दिए गए हैं कि क्यों आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना चाहिए। मेन जो इसके पक्ष में दिए वो है नोशनल कॉस्ट वाला पॉइंट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पॉइंट। अब इसके विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिए गए हैं, ठीक है। अभी हम वो देखेंगे कि इसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क दे रखे हैं। ओके, इसके खिलाफ जो तर्क दिए गए हैं वो हैं, सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग से ये अलग है। कॉस्ट ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी अलग है, वो लागत आपकी एक्चुअल जो बनाने में लगती है लागत हम उसको देखते हैं, ठीक है। सो वो आपकी जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो ये देखता है कि आपने जितनी पूंजी लगाई उससे आपको कितना फायदा हुआ, ठीक है, और जो वो रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल है वो आपका प्रॉफिट से कितना कवर है। तो बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक इकोनॉमिस्ट का थ्योरी है, एक थ्योरी है, एक्चुअल में कुछ नहीं है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम एक्चुअल चीज को देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट जो है सिर्फ वही खर्चे आपके रिकॉर्ड करता है जो असल में हुए हैं, वो नहीं करता जो आपने सिर्फ अज्यूम कर रखे कि ऐसा खर्चा होता। जो नोशनल खर्चे की बात मैंने पहले की थी कि भाई अगर मैं यही पैसा बाहर से उठाती तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता, तो मैं अभी भी ऐसा ही समझ लूंगी कि मैंने बाहर से उठाया और मैंने इंटरेस्ट ऐड कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते आप। कॉस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल खर्चा लेते, तो हम इंटरेस्ट को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्चुअल हुआ ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड, इसके अगेंस्ट जो है कि आप
रॉ मटेरियल जो होता है वो अलग अलग प्राइजेस के ऊपर अलग अलग पीरियड्स में, अलग अलग टाइम पीरियड में आप उनको परचेज करते हो, लेकिन प्राइस में ये जो डिफरेंस होता है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने जो मटेरियल परचेज किया है उसका मान लीजिए बाद की डेट में कम है उस प्राइस से जो आपने पहले खरीदा था, ठीक है, सो इंटरेस्ट वाला वो इंटरेस्ट की वजह से नहीं है। मान लीजिए एक रॉ मटेरियल है आपने इस महीने खरीदा, एक रॉ मटेरियल आपने आज से 6 महीने पहले खरीदा था, आज जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसका प्राइस जो है 6 महीने पहले खरीदे गए रॉ मटेरियल से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट तो यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब तो ये होता है कि आज का वाला जो है खरीद रहे हो उसका प्राइस ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उसका प्राइस कम है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट यहाँ पे डिफीट हो जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन, रेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ये जितने भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके कैपिटल के बेसिस पे चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, कितनी पूंजी आपने लगाई है, कैसे, 5 लाख रुपए में आपने मशीन खरीदी है, ये 5 लाख रुपए की पूंजी कैपिटल आपने मशीन में लगाई है। ठीक है, आप इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो, इसके ऊपर निकालते हो। अगर 10 साल के लिए आपकी यूजफुल लाइफ है तो आपकी डेप्रिसिएशन हर साल 50,000 आएगी, ऐसे निकालते हो। तो कैपिटल की बेसिस पे आपकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। इसी तरीके से रेंट हो जाए, रिपेयर हो जाए, या मेंटेनेंस हो जाए, या इंश्योरेंस हो जाए, सारे एक्सपेंसेस आपके कैपिटल के बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, जो बड़ी मशीन है उसको उसके ऊपर ज्यादा खर्चा किया गया होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी ज्यादा आएगी, जो छोटी मशीन है उसके ऊपर कम खर्चा किया होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट वाला इन दोनों कॉस्ट को आप बराबर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के ऊपर खर्चा डिफरेंट किया गया। तो ऐसा नहीं कर सकते कि इंटरेस्ट वो लगा के कैपिटल आप दोनों को बैलेंस कर दो। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे इन्होंने नेगेट कर दिया है। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की जाए, ये आप कैसे डिसाइड करो, ये डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट होती है वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में, एक टाइम से दूसरे टाइम में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे डिफर करती है, अलग अलग होती है। सो 2 जॉब है, कोई भी 2 जॉब, उन दोनों जॉब्स की जो कॉस्ट है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो सकती है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के ऊपर अलग अलग चार्ज होती है। ठीक है, इसीलिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से उसको बैलेंस करो, ये सही नहीं है क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक मार्केट से दूसरे मार्केट, एक टाइम से दूसरे टाइम और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफर करता है, तो आप उनको सेम कैसे कर सकते हो। दूसरा, कोई पर्सन अपनी कैपिटल लगाता है, ठीक है, या शेयर इशू करता है, या बाहर से कहीं पैसा उठाता है, या बैंक से उठाता है, डिबेंचर से लेता है, दोस्त से उठाता है, ये फाइनेंशियल मैटर होता है। ठीक है, तो जो भी बोरोड मनी के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको प्रॉफिट पे तो असर होना चाहिए लेकिन कॉस्ट पे असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा था ना कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइनेंशियल मैटर ले या फिर उसको कॉस्ट का पार्ट समझे। तो आप चाहे पैसा खुद लगाओ, पैसा जो है ये कैपिटल, ये आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, किसी से उधार ले रहे हो, बैंक से ले रहे हो, डिबेंचर कर रहे हो, फ्रेंड से ले रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। तो प्रॉफिट पे तो इनका असर पड़ेगा क्योंकि ये फाइनेंशियल डिसीजन, लेकिन कॉस्ट पे इनका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, 6th पॉइंट ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो होता है जो कॉस्ट में शामिल होता है वो इन्फ्लेट होता रहता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की वजह से। ठीक है, इसीलिए इंटरेस्ट को कैपिटल पे या करंट एसेट्स पे लगाना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो उसका प्राइस जो इन्फ्लेट होता रहता है, बढ़ता रहता है इंटरेस्ट का। देन 7th पॉइंट ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट को कॉस्ट पे चार्ज करने का जो डिसीजन है वो बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, बड़ा डिसीजन है, बहुत मुश्किल डिसीजन है। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट से, क्योंकि इससे अकाउंटिंग में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। ठीक है, कैसे आप इंटरेस्ट रेट डिसाइड करोगे, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होती हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो इसको जो है चार्ज करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे आपकी अकाउंटिंग के अंदर। तो ये 7 इन्होंने इसके खिलाफ कह रखे हैं, पॉइंट दे रखे कि इसलिए अच्छा है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपनी कॉस्ट में मत शामिल करो, उसको फाइनेंशियली रहने दो। प्रॉफिट पे तो उसका असर होगा ही होगा, पर आप उसे अपनी लागत में शामिल ना करो। ठीक है, लागत मतलब जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी लागत में शामिल ना करो, प्रोडक्ट की लागत में। ठीक है, ओके। नाउ कंक्लूजन क्या निकलता है इसका कंक्लूजन निकलता है 3 तरीके अपना सकते हो आप इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करने के लिए।
पहला तरीका, जो इंटरेस्ट आपने पे करा है उसे आप कॉस्ट में शामिल कर लो, लेकिन जो इंटरेस्ट आपने पे नहीं करा है उसे मत करो। जो आप हमारा नोशनल जो इंटरेस्ट था कि भाई अगर यही पैसा मैं बाहर से उठा के लगाता तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ता, तो अब मैं अपना खुद का पैसा लगा रहा हूँ तो फर्म्स को इक्वल करने के लिए चलो मैं भी इंटरेस्ट इस पे लगा देता हूँ, लागत में जोड़ देता हूँ, ठीक है, जो चाहे मेरे को असल में इंटरेस्ट पे करना पड़ा हो या ना करना पड़ा हो। तो आप ये नहीं कर सकते। असल में अगर इंटरेस्ट पे करा है कर लो शामिल, नहीं करा है तो आप मत करो शामिल। सेकंड तरीका है इंटरेस्ट पेड या अनपेड, दोनों को ही आप शामिल कर लो, ठीक है। और तीसरा तरीका है इंटरेस्ट पेड या अनपेड, दोनों को ही आप छोड़ दो, मतलब दोनों में से किसी भी चीज को अपनी लागत में शामिल मत करो। नाउ जो लास्ट मेथड है वो ज्यादातर जो अकाउंटेंट है वो लास्ट वाला मेथड को प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो क्या होता है या तो पहला या दूसरा मेथड अपनाते हैं, यानी या तो दोनों को शामिल कर लो या जो पे किया है उसको शामिल कर लो, जो नहीं किया उसको छोड़ दो, ठीक है। सो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी ट्रीटमेंट आप करते हो। नाउ अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इसकी ट्रीटमेंट हमें क्वेश्चन में कैसे करनी है वो जब हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तब उस टाइम पे करेंगे, जो प्रैक्टिकल इसकी अप्रोच है। फिलहाल हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं इसके बारे में। अब हम आ जाते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर कि डेप्रिसिएशन क्या होती है और उसको हम क्या करते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमें पता है क्या होती है। आप कोई भी फिक्स एसेट है उसको यूज करते हो, टाइम बीतता है तो उसकी वैल्यू में कमी आने लग जाती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं और हर साल हम उसको P&L अकाउंट से चार्ज करते रहते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपकी वियर और टीयर की वजह से भी आ सकती है, आपकी टाइम बीतने की वजह से भी आ सकती है, ठीक है। यूजेस की वजह से हो या टाइम बीतने की वजह से हो, किसी भी तरीके से वो वजह से आपकी डेप्रिसिएशन लग सकती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए टाइम की बेसिस पे अगर आप निकालते हो तो 10 मान लीजिए 5 लाख रुपए की आपने कोई चीज़ एसेट खरीदी है, 10 साल उसकी आयु है तो हो जाएगा 50,000 की डेप्रिसिएशन आप। तो इस तरीके से आप मतलब दोनों में से आप किसी भी तरीके से अपनी डेप्रिसिएशन जो है उस चीज उसको निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए आप यूजेस के बेसिस पे अगर डेप्रिसिएशन लगाते हैं सो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमने टाइम के बेसिस पे लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस एसेट का यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, टाइम के बेसिस पे डेप्रिसिएशन हर साल 50,000 आप निकाल दोगे। अगर यूजेस के बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाते हो तो उस केस में क्या होता है, यूजेस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगी। क्योंकि देखो अगर इस्तेमाल करने से डेप्रिसिएशन क्या होती है, या तो टाइम बीतने से या एसेट को इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यूजेस की वजह से, इस्तेमाल करने की वजह से वैल्यू में जितना ज़्यादा यूज होगा उतनी ज़्यादा कमी आएगी, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई मोटर कार है, उसकी कॉस्ट है 1 लाख और आप उसकी पूरी लाइफ टाइम में 2 लाख किलोमीटर चलाते हो, ठीक है। 2 लाख किलोमीटर अगर आप चलाते हो तो इसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी इतने पर किलोमीटर। तो अगर मान लीजिए ये 10 किलोमीटर चलेगी तो इसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 10। अगर ये 15,000 किलोमीटर चलेगी तो मल्टीप्लाइड बाय 15,000 7,500 रुपये डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो टाइम के बेसिस पे या यूजेस के बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये है कि मान लीजिए कोई एसेट है और उसकी यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ के लिए हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं और उसके बाद भी मान लीजिए वो 5 लाख की एसेट थी, ठीक है, और आपने उसकी डेप्रिसिएशन हर साल 50,000 निकाल दी। अब 10वें साल के एंड में उसकी वैल्यू हो गई 0 क्योंकि सारी आपने डेप्रिसिएशन कर ली है, डेप्रिसिएट कर दिया आपने पूरी वैल्यू। लेकिन अभी भी आपने ये पाया कि वो मशीन अभी भी काम कर रही है, ठीक है, अभी भी प्रोडक्शन कर रही है, या वो कार अभी भी चल रही है, तो क्या हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएं, और लगाएं तो किस वैल्यू पे लगाएं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हम 0 कर चुके हैं डेप्रिसिएशन लगा लगा के हर साल, ठीक है। सो हमें तर्क ये बोल रहा है कि हम जो है इसकी वैल्यू पे अभी भी डेप्रिसिएशन लगाएं, क्योंकि अभी भी हम ये जो एसेट है ये यूज हो रही है, ठीक है, और ये काम की है, ये वेस्ट नहीं हो गई है, स्क्रैप में नहीं बदल गई है, ठीक है। सो इसके ऊपर हम अभी भी डेप्रिसिएशन लगाएं, लेकिन किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाएं, ठीक है। और मान लीजिए इसकी स्क्रैप वैल्यू बच गई 5,000, तो स्क्रैप वैल्यू पे तो डेप्रिसिएशन लगाया नहीं। स्क्रैप वैल्यू का मतलब तो ये होता है अभी स्क्रैप हो गई है लेकिन वो अभी भी यूज हो रही है। तो हमें ये कहा गया है कि हम डेप्रिसिएशन लगाए, हम दोबारा से इस एसेट की वैल्यू निकालें, मतलब आज के टाइम पे आज के प्राइस के ऊपर इस एसेट की क्या वैल्यू होगी वो वैल्यू कैलकुलेट करें और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना हम फिर से स्टार्ट करें और P&L अकाउंट में इसको चार्ज करें, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेंट के ऊपर, फैक्ट्री का रेंट।
ओके, सो फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए जो भी आप रेंट पे करते हो हमें मालूम होता है कि वो फिक्स्ड ओवरहेड होता है और फैक्ट्री का ओवरहेड होता है, ठीक है, तो वो कॉस्ट भी शामिल होगा ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप अपनी बिल्डिंग के ओनर हैं, आपने वो बिल्डिंग रेंट पे किराए पे नहीं ले रखी है लेकिन आपकी खुद की है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप अभी भी रेंट चार्ज करोगे और अभी भी उसे अपनी कॉस्ट में शामिल करोगे या नहीं। सो जनरली जो ओपिनियन है वो इसके फेवर में है कि हाँ आप चार्ज करो कॉस्ट को कंपैरेबल बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप रेंट चार्ज नहीं करोगे अपनी बिल्डिंग पर तो आपकी कॉस्ट दूसरी कंपनीज के मुकाबले कम हो जाएगी जो किराए पे बिल्डिंग लेके अपना बिजनेस करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कॉस्ट में वो ज़्यादा होगा, वो ऐड होगा रेंट। सो इसी तरीके से आपको जो है अपनी जो बिजनेस है उसकी, चाहे बिल्डिंग आपने खुद की लगा रखी है, आप किसी को रेंट नहीं पे कर रखी है, लेकिन उसकी कॉस्ट में आप रेंट को शामिल कर सकते हो, ठीक है। ओके, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग जो है कहीं पे या जो भी आपका प्रीमाइस है उसका एक हिस्सा, आपकी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा आपका खुद का है, एक हिस्सा आपने रेंट पे ले रखा, तो वहां भी सेम चीज अप्लाई होगी, आप रेंट उसमें शामिल करोगे। ओके, जहां पे रेंट अपने खुद की बिल्डिंग के ऊपर चार्ज किया जाता है वहां पे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की और इंश्योरेंस को चार्ज करने की जस्टिफिकेशन मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि ये जो रेंट जो पे करता है ना टेनेंट, अगर आपने किराए पे अगर कोई बिल्डिंग ले रखी है तो उसकी डेप्रिसिएशन आप नहीं देते हो, उसकी डेप्रिसिएशन उस पर्सन के लिए होती है जिसकी वो बिल्डिंग है, ठीक है। सो अगर आपने रेंट पे, अगर आप रेंट ऐड कर रहे हो इसका मतलब आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, तो फिर आप डेप्रिसिएशन कैसे लगा सकते हो, फिर आप इंश्योरेंस कैसे कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज तो उससे थोड़ा सा एक वो उसकी जो जस्टिफिकेशन है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वो थोड़ी सी वो कम हो जाती है। जो भी रेंट होगा आपकी बिल्डिंग का, जो ओन्ड बिल्डिंग है आपकी खुद की बिल्डिंग है, उसको आप कॉस्ट में जो आपने करा है उस शामिल करा है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करोगे एडजस्टमेंट के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखना, वो क्रेडिट हो जाएगा P&L में। अब इस पॉइंट को मैं दोबारा से एक बार छोटे छोटे मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ क्या कह रहा है ये। एक आप हो, ये आपकी बिल्डिंग है और ये दूसरी फर्म्स हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग आपकी खुद की है तो आप इसके ऊपर कोई रेंट नहीं देते, लेकिन ये जो बिजनेस है इसने रेंट पे ले रखी है, इसने भी रेंट पे ले रखी है, मान लो इसने नहीं ले रखी, ठीक है। कंपैरेबल बनाना है हमें। कंपैरेबल का मतलब मैं अपनी फर्म को इस फर्म के से कंपेयर कर सकूं। तो ये वाला जो पॉइंट है, कॉस्ट को अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो इसकी वजह से, क्योंकि मैं रेंट नहीं दे रही किसी को, तो मेरी कॉस्ट हो जाएगी कम और इसकी कॉस्ट हो जाएगी ज़्यादा। तो हम क्या कंपैरेबल क्या करते हैं, अगर मैं इस बिल्डिंग को मैंने रेंट पे ले रखा होता तो मुझे भी रेंट पे करना पड़ता, तो इसको हम कहते हैं रेंट ऑन ओन्ड बिल्डिंग, जो हमारी खुद की बिल्डिंग है। तो हम इसको अपनी कॉस्ट में शामिल कर सकते हैं ताकि हम दोनों कॉस्ट को कंपेरेबल बना सकें। ये नोशनल कॉस्ट है हमारी, वही चीज़ है जो इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे हमने करी थी। ओके, और फिर इसको हम क्या करेंगे, कॉस्ट में ऐड कर देंगे और P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। नाउ फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है मटेरियल कैरेज, हैंडलिंग एंड स्टोरेज एक्सपेंसेस। इनका हमें क्या करना है। सो मटेरियल कैरेज होता है कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड के जो भी चार्जेस होते हैं वो आपको वो कॉस्ट में जाते ही जाते हैं। पक्की सी बात, अभी हमने मटेरियल को खरीदा है तो उसके ऊपर जो उसको अपने बिल्डिंग हमारी फैक्ट्री तक लेके आने का जो खर्चा है वो तो उसकी कॉस्ट में शामिल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें डाउट की मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम इसे मटेरियल जो हमने परचेज करा है उसकी लागत में शामिल करें या डायरेक्टली हम इसको एक्सपेंस में शामिल कर दें, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। सॉल्यूशन क्या है, अगर ये जो कैरेज है ये आपने कॉमन कैरेज पे करा है अलग अलग टाइप के मटेरियल के लिए तो हम इसे ओवरहेड में लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मटेरियल के लिए किया है तो फिर आप इसे ओवरहेड में ना लो, तो डायरेक्टली आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हैंडलिंग एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाईज, वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि आपके लोडिंग के एक्सपेंस में या अनलोडिंग के एक्सपेंस में या वेइंग वगैरह में शामिल होते हैं, वो भी इसी में आएंगे, ठीक है। इनको आप फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस के रूप पे लिखते हो और इनको अपोर्शन कर देते हो वैल्यू, वेट या नंबर ऑफ जो भी है, जितने भी आपने मटेरियल की यूनिट्स मंगाई हैं उसके बेसिस पे। सो इस तरीके से हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे।
दोबारा से बता देती हूँ। मान लीजिए मटेरियल कैरिज होता है कि हमने कैरिज इनवर्ड जो है हमारा, आपने मान लो मटेरियल मंगवाया और उसके ऊपर आपने खर्चा पे करा, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि क्या हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंस ले या ओवरहेड ले, क्या करें हम इसको। तो आप एक ये चीज़ देखो कि जिस ट्रक में आपका सामान आया है, क्या उसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे मटेरियल आए हैं, अलग ग्रेड के, अलग टाइप के, अलग अलग चीज़ें आई हैं एक साथ, तो आप इसको ओवरहेड लो, क्योंकि आप इसको किसी एक मटेरियल से डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक एक ही मटेरियल आया है उसके अंदर, तो फिर आप इसको डायरेक्ट ले सकते, ठीक है। वही चीज़ आपकी हैंडलिंग में है, जो भी आपके हैंडलिंग के चार्ज है। हैंडलिंग चार्ज मतलब रॉ मटेरियल को संभाल के रखने का खर्चा, सप्लाईज को संभाल के रखने का खर्चा, वर्क इन प्रोग्रेस को संभाल के रखने का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह वगैरह का, ठीक है। अगर आप इन्हें क्या करोगे, आप हैंडलिंग के चार्जेस, क्योंकि अगर हैंडलिंग आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की कर रहे होते तो आप डायरेक्ट ले लेते, लेकिन हैंडलिंग ज़्यादातर किसी पर्टिकुलर मटेरियल की नहीं होती, आप काफ़ी सारी चीज़ों की हैंडलिंग कर रहे होते हो, मटेरियल की भी, सप्लाईज की भी, वर्क इन प्रोग्रेस की भी, सभी की, ठीक है। सो आप इन्हें फैक्ट्री ओवरहेड के रूप में ट्रीट करो, क्योंकि ये किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं हो रहा है, कई चीज़ों के ऊपर हो रहा है। और क्योंकि ये कई चीज़ों के ऊपर हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, अपोर्शन मतलब इनको बांटेंगे अलग अलग रेशो में, जैसे या तो वैल्यू के बेसिस पे किसकी कितनी वैल्यू है, या वेट के बेसिस पे कि जो आपका मान लीजिए सामान आया उसमें से एक 20 किलो का था, दूसरा कुछ था उसका वजन 200 किलो था, तो इस रेशो में बांट दो, ठीक है। या फिर आप उसे बांट सकते हो नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे कि इतनी यूनिट उसकी थी, इतनी यूनिट उसकी थी, उसके रेशो में उस एक्सपेंस को हमने बांट दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्टोरेज के एक्सपेंसेस के ऊपर। जो स्टोरेज के एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके शामिल होते हैं आपके स्टोर कीपिंग की स्टाफ की सैलरी, डेप्रिसिएशन, आप जो भी आपका स्टोर का इक्विपमेंट है उसकी डेप्रिसिएशन, मटेरियल, अगर आपका स्टोर में कोई मटेरियल लॉस हो गया है वो सारे के सारे आपके स्टोर एक्सपेंस में शामिल होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए क्योंकि ये स्टोर एक्सपेंस जो होते हैं ये कोई एक खर्चा नहीं होता है, ये स्टोर एक्सपेंसेस में काफ़ी सारे खर्चे शामिल होते हैं, इसलिए इसे भी हम फैक्ट्री ओवरहेड में कैलकुलेट मतलब क्या कहते हैं इसको शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम फैक्ट्री ओवरहेड डालते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, मटेरियल वेस्ट एंड लॉसेस। ओके, मटेरियल वेस्ट एंड लॉसेस, दो चीज़ है इसमें, इन ट्रांजिट या ड्यूरिंग ट्रांजिट भी बोल देते हैं, या फिर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, इन ट्रांजिट, ड्यूरिंग ट्रांजिट और मैन्युफैक्चर। ओके, अगर इन ट्रांजिट है और जो आपका सप्लायर है वो लॉस का जो है भरपाई कर देता है, ठीक है, या इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर देती है, या ट्रांसपोर्टर भरपाई कर देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, लॉस हुआ ही नहीं, फिर तो कवर हो गया हमारा लॉस। लेकिन अगर ये लॉस, इन ट्रांजिट जो लॉस है ये आपको वहन करना है, ठीक है, सो आप इसको ओवरहेड के तौर पे दिखा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि जो लॉस है वो छोटा है, छोटी अमाउंट का है, क्योंकि अगर लॉस बड़ी अमाउंट का होता तो हम इसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते। इन ट्रांजिट लॉस अगर है और ये लॉस अगर सप्लायर जो आपको सप्लाई कर रहा है माल, इंश्योरेंस कंपनी या मैन्युफैक्चरर ये बियर करते हैं, ये इसका वहन करते हैं, आपको नहीं देना पड़ रहा, आपको नहीं भुगतना पड़ रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर ये नुकसान मटेरियल का वेस्ट या उसका कोई दूसरा नुकसान आपको वहन करना पड़ रहा है, इन ट्रांजिट वो लॉस हुआ है, तो आप इसे अपने ओवरहेड में दिखाओगे। शर्त ये है कि ये छोटी वैल्यू का होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू का, तभी आप इसे ओवरहेड में शामिल कर सकते हो। अगर ये बड़ी वैल्यू का हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, 50 लाख 10 लाख जो भी बड़ा हो सकता है, तो आप इसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में शामिल करोगे, ओवरहेड में नहीं, ठीक है। दूसरा है ड्यूरिंग स्टोरेज। पहला है इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट मतलब जब सामान आपके पास आ रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग स्टोरेज, जब आप सामान आ गया, रिसीव कर लिया, कोई वेस्ट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन स्टोर करते टाइम अगर कोई लॉस हो जाता है, जैसे कुछ सामान ऐसा होता है जो श्रिंक हो जाए, कुछ उड़ जाए, ठीक है, किसी का वेट लूज हो जाए, किसी सामान का कोई ऐसा केमिकल वगैरह है, तो सो ये एक नॉर्मल लॉस है, तो हम इसे नॉर्मल लॉस की तरह फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज कर लेंगे। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है स्टोरेज के दौरान, जैसे आग लगने से, चोरी होने से, तो हम उसे ओवरहेड में शामिल नहीं करेंगे, हम उसे P&L अकाउंट में डालेंगे,
ठीक है। और ये चीज़ तो हम पहले भी कर चुके हैं, जो भी एबनॉर्मल हमारा लॉस होता है उसको हम P&L अकाउंट में डाल देते हैं। हम ओवरहेड, हम एक्सपेंस में शामिल, हम यहाँ पे कॉस्ट में शामिल ही नहीं करते उस चीज़ को लागत में ही नहीं जोड़ते उसे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ है। तो अगर स्टोरेज के दौरान नुकसान होता है, वो नॉर्मल लॉस है, तो फैक्ट्री के ओवरहेड में डाल दो, एबनॉर्मल है तो P&L पे जाएगा, हम कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। फिर है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, अब सामान आपका स्टोर में रख दिया, वहां से निकाला और हम प्रोडक्ट बनाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। अगर आपका जो भी वेस्ट अब होगा मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में, अगर वो इंसिडेंटल टू प्रोडक्शन है, मतलब अगर प्रोडक्शन करोगे तो होगा ही वो। जैसे आप लकड़ी का बेंच बनाओगे तो वो लकड़ी के जो वेस्ट निकलता है ना, वो सारा वो तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। वो इंसिडेंटल टू प्रोसेस है, वो होना ही होना है, ठीक है। तो वो नॉर्मल है, तो वो तो हम फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है वहां पे भी, तो उसे हम कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे, हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। वही सेम ट्रीटमेंट है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, ड्रॉइंग ऑफिस के एक्सपेंस। ओके, ड्रॉइंग ऑफिस क्या करता है? ड्रॉइंग ऑफिस का काम ये होता है कि जो आपके प्रोडक्शन है उसके प्लान करे, उसको डिजाइन करे, उसकी ड्राइंग बनाए, ठीक है। सो आपका जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्रोसेस होगी कुछ भी, तो उसका वो प्लान बनाना होगा। तो प्लान होएगा तो उस प्लान को ड्रॉ भी करेंगे वो पेपर पे, ठीक है। उसका डिजाइन बनाएंगे, मतलब बनाना है, कौन सा कैसे प्रोडक्ट बनाना है, क्या डिजाइनिंग रहेगी, उसकी प्रोसेस कैसी रहेगी, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस। तो जो इसके खर्चे जो होते हैं ना, वो फैक्ट्री ओवरहेड से संबंधित होते हैं, क्योंकि ये जो भी प्लानिंग आप कर रहे हो ये सारी प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो जिसको आपको फैक्ट्री में बनाना है। और ऊपर से जो प्लान करते हो ये किसी डायरेक्ट खर्चा नहीं होता, ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है, ठीक है। इसको आप किसी एक कॉस्ट सेंटर पे नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में लेते हैं और इसे डिफरेंट कॉस्ट सेंटर के ऊपर आप बांट देते हो, जैसे आप बाकियों को बांटते हो, ठीक है। किस बेसिस पे बांट सकते हो? बेसिस इसका हो सकता है नंबर ऑफ ड्राइंग, कि इस कॉस्ट सेंटर के लिए मैंने इतनी ड्राइंग बनाई थी तो इतनी कॉस्ट इस पे लग गई, इस कॉस्ट सेंटर के लिए मैंने इतनी ड्राइंग बनाई थी तो उसके ऊपर इतनी ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है। तो नंबर ऑफ ड्राइंग के हिसाब से आप बांट सकते हो। इसके अलावा हर मतलब जो भी आपकी कॉस्ट आएगी तो किसी ना किसी बेसिस पे हम उसे अलग अलग कॉस्ट सेंटर में बांट देंगे। ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड होता है बेसिकली। अब हम आ जाते हैं इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इरेक्शन का मतलब है प्लांट या मशीनरी को लगाना, डिसमेंटलिंग उसको हटाना, ठीक है। सो इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो होती है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। देखो जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हो ना, जैसे मशीनरी वगैरह जो भी है, प्लांट हो गया, मशीनरी होगी, इस तरीके की, तो वो जहाँ पे भी बनती हैं या जहाँ से भी आप खरीदते हो वहाँ से आपकी फैक्ट्री तक आती हैं और आपकी फैक्ट्री में उनको लगाया जाता है। काम करना शुरू करने तक किया गया कोई भी खर्चा फिक्स एसेट के ऊपर सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एसेट की वैल्यू में ऐड होता है। तो इरेक्शन का जो खर्चा है प्लांट एंड मशीनरी का, वो सारा का सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एसेट की जो कॉस्ट है, एसेट की जो लागत है उसमें शामिल होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, प्लांट को डिसमेंटल किया जाता है क्योंकि उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगाना होता है, ठीक है, दूसरी लोकेशन के ऊपर, ठीक है। आप अपने कुछ अपना फैक्ट्री का कुछ बदल रहे हो, नक्शा बदल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पे लगाना होता है। इस केस में हम क्या करते हैं कि इस कॉस्ट को ये जो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है, अब एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगाने की कॉस्ट है, उसको हम वर्क ओवरहेड के अंदर शामिल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, फिर हम आ जाते हैं कंपनसेटरी पेमेंट टू वर्कर्स के ऊपर। कंपनसेशन पे करते हो आप अपने वर्कर्स को अलग अलग वजह से। ये जो कंपनसेटरी पेमेंट आप पे करते हो, अगर आप ये वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट के अंदर जो आप पे कर रहे हो, ठीक है, ये एक टाइम पीरियड से लेके दूसरे टाइम पीरियड के लिए अलग अलग होती हैं, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है। भी एक्सीडेंट हुआ है, मशीन का ब्रेकडाउन हुआ है, कौन लोग इन्वॉल्व थे, सर्विस की लेंथ क्या थी, वगैरह वगैरह, जो उनकी कैलकुलेशन होती है उस पर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये खर्चा एक एबनॉर्मल एक्सपेंस होता है, इसलिए P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है। लेकिन जहाँ पे पेमेंट इस कंपनसेशन की एक रेगुलर फीचर है, मतलब हर साल आप रेगुलरली ये कंपनसेशन पे कर रहे हो, ठीक है, और एक बजट बन रहा है इसके लिए, सो ये जो एक्सपेंस है इसे हम ओवरहेड में शामिल करते हैं
हर महीने, ठीक है। अगर कंपनसेशन वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड उस फंड से निकल रही है, ठीक है, और किसी खास उस पे जैसे एक्सीडेंट पे या मशीन की ब्रेकडाउन पे जो मैंने बताया आपको, तो हम इसको क्या करते हैं, इसे हम P&L अकाउंट में डालते हैं क्योंकि ये एबनॉर्मल एक्सपेंस है। लेकिन अगर रेगुलर कोई कंपनसेशन आप पे कर रहे हो अपने वर्कर को, रेगुलर खर्चा है, उसे हम ओवरहेड में डालेंगे सिर्फ। ओके, अब आ जाते हैं आगे, डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंस। डीए या कोई दूसरा अलाउंस अगर आप अपने वर्कर्स को देते हो तो क्या करेंगे हम, डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता होता है, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, शहर में रहने का खर्चा ज़्यादा होगा तो भत्ता भी मिल सकता है, ये सारे आपके जो स्टाफ को आप सैलरी प्रदान करते हो उसका हिस्सा होते हैं, ठीक है, और इनको सैलरी के तौर पे ही लेना चाहिए। फैक्ट्री की सैलरी फैक्ट्री के ओवरहेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग डिपार्टमेंट की सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ओवरहेड होते हैं। डेली वेजेस जो होते हैं, ठीक है, जिनको अगर कोई अलाउंस वगैरह दिया जाता है तो वो जो अलाउंस है वो ओवरहेड का पार्ट होगा। उनकी वेजेस के साथ आप उसको मिक्स नहीं करोगे क्योंकि जो वेजेस होते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो अलाउंस को आप उससे अलग रखोगे वेजेस से। ओके, फैक्ट्री के उसको दे रहे हो तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस वालों को दे रहे हो ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग डिपार्टमेंट वालों को दे रहे हो तो सेलिंग ओवरहेड, सिंपल सी चीज़ है। अब आ जाते हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। मेंटेनेंस और रिपेयर डिपार्टमेंट जो होते हैं इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है बहुत, काफ़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारी जो भी आपकी मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, इलेक्ट्रिक फिटिंग है, पावर की इंस्टॉलेशन है, हीटिंग की इंस्टॉलेशन है, जो भी है उन सब की मेंटेनेंस करें, उन सब का रिपेयर करें। सो बेसिकली इसके फंक्शन जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्रिवेंटिव और एक होता है करेक्टिव। प्रिवेंटिव फंक्शन होता है, प्रिवेंटिव का मतलब है प्रिवेंट करना, कि कोई नुकसान होने से पहले ही उसको हम प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है। और करेक्शन का मतलब है भी कोई गड़बड़ हो गई फिर उसको ठीक करना, तो ये दोनों काम ही करता है मेंटेनेंस और रिपेयर का डिपार्टमेंट। सो प्रिवेंटिव फंक्शन हो सकते हैं जैसे ये इंश्योर करना कि जो आपकी एसेट है वो अच्छे से काम करती रहे, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से चलती रहे, सारी चीज़ें रेगुलरली अच्छे से होती रहे। करेक्टिव फंक्शन हो सकता है भी कहीं फॉल्ट आ गया उसको जाके ठीक कर दिया, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया उसको जाके ठीक कर दिया, तो इस तरीके से। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं इस डिपार्टमेंट की, ये ओवरहेड होते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर जो डिपार्टमेंट होता है वो कोई एक काम नहीं करता, वो कोई एक ही चीज़ नहीं करता, वो कोई एक ही स्विच बोर्ड ठीक नहीं करता रहता हर बार, वो बहुत सारी मेंटेनेंस, अलग अलग रिपेयर, सब चीज़ों का ध्यान रखता है, ठीक है, जहाँ पे भी मेंटेनेंस और रिपेयर की जरूरत होती है, तो इसे हम ओवरहेड में शामिल करते हैं। ओके, इसके अलावा अच्छा, इसकी कॉस्ट को अपोर्शन कैसे करते हैं, आपके पास ना एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर, मतलब जिस डिपार्टमेंट में या जिस कोस्ट सेंटर में कोई गड़बड़ हुई है, जहाँ रिपेयर की जरूरत है, वो आपको एक ऑर्डर देगा, उसका एक ऑर्डर नंबर होगा, आप वहां जाओगे, वहां जाके रिपेयर करोगे। तो जो अलग अलग कोस्ट सेंटर है ना, आपने जिस कोस्ट सेंटर में जितनी रिपेयर करी है, आपकी जो टोटल कॉस्ट है रिपेयर की, आपकी रिपेयर की टोटल कॉस्ट उस रेशो में बट जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 कोस्ट सेंटर है, आपने इसमें 4 बार रिपेयर करी, इसमें 2 बार रिपेयर करी, इसमें 1 बार रिपेयर करी, इसमें 6 बार रिपेयर करी, इसमें 8 बार, तो ये इनका रेशो बन गया, ठीक है। और आपकी मान लो टोटल रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट आ रही है 50,000 टोटल कॉस्ट, तो इस 50,000 को हम इस रेशो में इन सब में बांट सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे ये स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर नहीं होता है, उस केस में हम इस रिपेयर के जो खर्चा है इसको हम बांटते हैं मशीन की कॉस्ट या नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर, जितने घंटे आपने काम करा है किसी डिपार्टमेंट में। मान लो इस डिपार्टमेंट में आपने 5 घंटे रिपेयरिंग की है, इस डिपार्टमेंट में आपने 2 घंटे रिपेयरिंग की है, इस डिपार्टमेंट में आपने 64 घंटे रिपेयरिंग करी है, तो उस रेशो में बढ़ जाएगा। या अगर ये भी चीज़ नहीं है तो जो कॉस्ट ऑफ मशीन है, जिस मशीन पे आप रिपेयर कर रहे हो, उसकी जो कॉस्ट है अलग अलग मशीनों की, उनके रेशो में वो बट जाएगा आपका जो भी खर्चा है, या एसेट की वैल्यू हो गई या जो भी है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम इस खर्चे को बांट देंगे। ये सारी चीज़ें ना अभी थ्योरेटिकल लग रही है थोड़ी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि किसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं हम, किस खर्चे को। अब आते हैं रॉयल्टीज और पेटेंट फीस। रॉयल्टीज पे करते हैं आप किसी और का कोई बनाया हुआ कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए पेटेंट राइट जो पेमेंट करते हो आप, ठीक है। सो अगर मान लीजिए आप
कोई चीज़ जो किसी ने बनाई है उसको सेल करने के लिए अगर रॉयल्टी पे कर रहे हो तो हम उसे सेलिंग ओवरहेड में डालेंगे, ठीक है। अगर किसी एक पर्टिकुलर, अगर ये जो रॉयल्टी आप पे कर रहे हो या पेटेंट की फीस पे कर रहे हो, अगर ये किसी पर्टिकुलर जॉब से संबंधित है या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से संबंधित है तो ये डायरेक्ट है, क्योंकि आप पूरी की पूरी फीस उसके ऊपर अलोकेट कर सकते हो। लेकिन अगर एक जॉब से संबंधित नहीं है तो फिर ये हमारा ओवरहेड है और ये एक रेशो में बटेगा। जो भी चीज़ें आप बेच रहे हो, जितने भी प्रोडक्ट बेच रहे हो या जिस भी काम के लिए आपने रॉयल्टी ये आप पे कर रहे हो। देन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट के एक्सपेंसेस हो गए आपके, ठीक है। सो जितने जो भी आपका खर्चा होता है रिसर्च के ऊपर, जनरल पर्पस का, मतलब कुछ प्रोडक्शन करना है, कुछ सेल करना है, जो भी करना है, आप एक रिसर्च वगैरह करते हो, रिसर्च एंड क्या बोलते हैं इसको, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जहाँ पे रिसर्च आप करते हो किसी पर्टिकुलर आइटम से संबंधित तो वो डायरेक्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने एक कैलकुलेटर ही बना रही हूँ और मैं इस कैलकुलेटर का नया डिज़ाइन या जो भी है उसके लिए रिसर्च करी तो मेरी डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि सारे के सारे रिसर्च करने में जितना भी मेरा खर्चा लग रहा है सारा इस कैलकुलेटर से संबंधित है, तो मैं इसके ऊपर जो है डाल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो रिसर्च जो हो रही है, जो भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, वो अलग अलग चीज़ों से संबंधित है, ठीक है, किसी एक चीज़ से नहीं है, तो फिर वो ओवरहेड के अंदर जाएगा, ठीक है। अगर आपकी रिसर्च फेल हो जाती है, आपने किसी रिसर्च के ऊपर बड़ा खर्चा किया है और आपका वो फेल हो जाता है, तो हम उसे P&L पे चार्ज करते हैं, ये याद रखना। कॉस्ट में हम शामिल नहीं करेंगे फिर उसे, अगर रिसर्च फेल हो जाती है तो, क्योंकि फिर आपने वो प्रोडक्ट बनाया ही नहीं तो फिर किसकी कॉस्ट में शामिल कर। मैं कैलकुलेटर के ऊपर रिसर्च कर रही थी, अगर ये कैलकुलेटर की रिसर्च मेरी फेल हो गई, ये प्रोडक्ट कभी बना ही नहीं, तो किसकी लागत में मैं इस रिसर्च के पर खर्च किए गए पैसे को शामिल करूंगी। तो हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ P&L में डाल देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे। नाउ कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव या स्पॉइल्ड वर्क, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो जो डिफेक्टिव वर्क होता है आपका, मान लीजिए आपने कोई कोई प्रोडक्ट बनाया है, आपने फिनिश्ड गुड जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ठीक है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो आपका जो भी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है वो अपनी इंक्वायरी वगैरह करेगा, उसके कॉजेज वगैरह बताएगा, अगर आपको बताता है कि इसमें एक डिफेक्ट है, ठीक है, एक रिपोर्ट वगैरह है जो आपको सबमिट करनी होती है, कि क्या डिफेक्ट आपको मिला है, कोई प्रोडक्ट आपका स्पॉइल्ड वगैरह है या नहीं, इस तरीके से। सो ये जो भी आपकी स्पॉइलेज है, ठीक है, ये मे बी हो सकता है डिफेक्टिव मटेरियल की वजह से हो, या आपने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करी हो, या लेबर ने केयरलेसनेस बरती हो। अगर ये स्पॉइलेज या डिफेक्टिव वर्क नॉर्मल लिमिट से ऊपर हो जाता है तो फिर इसको कंट्रोल करने के लिए एक्शन लिया जाएगा। अगर नॉर्मल स्पॉइलेज है तो फिर वो तो होगी ही होगी, नॉर्मल का मतलब तो है कि वो तो इंसिडेंटल टू प्रोडक्शन है, ठीक है। अब बात आती है इसकी लागत के ऊपर, जो डिफेक्टिव वर्क है, तो इसकी जो लागत है वो आपको एक अकाउंट होता है आपका कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क अकाउंट, इस अकाउंट में आप इसकी लागत को डेबिट कर देते हो, ठीक है। अगर कोई रिकवरी वगैरह होती है इस डिफेक्टिव मटेरियल सप्लाई से या लेबर में से, जो भी है, मतलब कोई भी अगर आपकी रिकवरी वगैरह होती है तो रिकवरी को आप इसमें क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। बैलेंस होगा जो कॉस्ट का, वो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी अब देखते हैं। सबसे पहले अगर जो डिफेक्टिव वर्क है ये रिसर्च और एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है तो हम इसे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का एक्सपेंस मानेंगे और उसी तरीके से इसकी डीलिंग करेंगे, उस हेडिंग में हम इसको डाल देंगे, ठीक है। अगर ये जो डिफेक्टिव वर्क है इसको आप सुधार नहीं सकते तो आपको इसको बेचना पड़ेगा कबाड़ में, और जो भी आपका लॉस होगा इसको बेच के उसे हम ओवरहेड मान लेंगे, ठीक है। अगर ये जो आपका डिफेक्टिव वर्क है इसको आप सुधार सकते हो तो इसके ऊपर सुधारने के लिए आपको कुछ एडिशनल कॉस्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी और पैसे लगाने पड़ेंगे, थोड़ी ज़्यादा लागत इसके ऊपर लगानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि इसको आप सुधार सको। तो इसे आप टोटल जो प्रोडक्ट है, जो आपको जो भी सुधारने के बाद प्रोडक्ट बनेगा उसकी लागत में आप शामिल कर सकते हो, ठीक है। अगर ये जो डिफेक्टिव वर्क है ये एबनॉर्मल रीजंस की वजह से हुआ है तो इसे हम P&L अकाउंट में डाल देंगे, कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ओके,
एडवर्टीजमेंट का खर्चा हमें मालूम होता है सेलिंग ओवरहेड में शामिल होता है, सेलिंग ओवरहेड में, क्योंकि आप इसको डिमांड बढ़ाने के लिए करते हो। तो जहाँ पे एडवर्टीजमेंट मास स्केल पे की जाती है, बहुत बड़े स्केल पे की जाती है, बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है उसके ऊपर, ठीक है, तो हम उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट करते हैं। और क्योंकि उसके जो भी उसके बेनिफिट होंगे वो ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि 3 से 5 साल इस तरीके से वो स्प्रेड होता है, ठीक है। तो हम इसको जितने भी साल के लिए एडवर्टीजमेंट है, 3 साल है, 5 साल है, या जो भी साल है, उसे हम सेलिंग ओवरहेड के तौर पे हर साल इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। 5 साल के लिए किया गया है तो हर साल जो भी जितना भी खर्चा टोटल किया गया है, 50 लाख किया गया है मान लो, उसको हम 5 साल में इक्वली हर साल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको ये सेलिंग ओवरहेड में आता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर आ जाते हैं हम बैड डेट्स के ऊपर। डेटर्स हमारे बैड हो गए, ठीक है। बैड डेट जो होता है वो अगर ज़्यादा नहीं है, एक रीजनेबल लिमिट में है, तो हम उसे सेलिंग ओवरहेड में लेते हैं। लेकिन एबनॉर्मल लिमिट में है, अगर मान लो टोटल डेटर है 10,000, 2,000 बैड डेट हो गए, 2,000 के बैड डेट हो गए, 2,500 की हो गए, रीजनेबल लिमिट में है, तो हम उसे ओवरहेड में ले लेंगे, ठीक है। पर 8,000 के बैड डेट हो गए, 8,000 डूब गए, 9,000 डूब गए, तो ये जो एबनॉर्मल हुआ है, मतलब इतने ज़्यादा आपके बैड डेट हो रहे हैं, 10,000 डेटर उसमें से 9,000 डूब भी गए, इसको हम फिर कॉस्टिंग P&L में डालेंगे, इसको हम ओवरहेड में शामिल नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड वाला तो हमने देख लिया था भाई, मटेरियल अगर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है तो इनडायरेक्ट मटेरियल वाले कॉस्ट में जाएगा, ओवरहेड में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड में क्या होता है, अगर कैरेज आउटवर्ड परचेजर उसको वहन करता है, ठीक है, जिसने सामान आपसे खरीदा है। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है आपने सामान बेचा और उस सामान को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपने कुछ खर्चा किया ट्रांसपोर्ट का। अगर परचेजर वो इस खर्चे को वहन करता है तो उसके बिल में डाल दो, ठीक है, और उससे आप चार्ज कर लोगे। अगर आप वहन करते हो इस खर्चे को तो आप इसे क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डालोगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। अगर परचेजर वहन करेगा, लागत में शामिल नहीं होगा, उसके बिल में शामिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वहन करोगे तो लागत में ही शामिल हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के रूप में। ओके, कैरेज ऑन रिटर्न्स। अगर मान लीजिए आपने गुड्स सेल करे और वो गुड्स सामने वाले को पसंद नहीं आए, या किसी भी वजह से उसने उन गुड्स को वापस लौटा दिया, उस प्रोडक्ट को वापस लौटा दिया, सो उसका हम क्या करेंगे, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको वापस लौटाने का रीज़न क्या है, किस लिए लौटाया गया है। अगर आपके गुड्स इसलिए लौटाए गए हैं क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्टी थी, ठीक है, कि आपने जो मैन्युफैक्चरिंग कर रखी थी, जो आपका प्रोडक्शन हुआ था उसमें डिफॉल्ट था, बनाने में ही कुछ गड़बड़ हुई थी, ठीक है, तो हम इसे डाल देंगे फैक्ट्री ओवरहेड में, कैरेज ऑन रिटर्न्स को, ठीक है। अगर रिटर्न फॉल्टी पैकेजिंग की वजह से हुई है, मतलब गलत पैकेजिंग कर रखी थी आपने, उस वजह से रिटर्न हो गए आपके गुड्स, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डाल देंगे। अगर गुड्स इसलिए भेजे गए हैं क्योंकि ये सेल और रिटर्न बेसिस पे आपने कस्टमर को बेचे थे और फिर उसने उनको रिटर्न कर दिया, तो फिर हम इसको सेलिंग ओवरहेड में डालेंगे। सेल और रिटर्न बेसिस पे अगर आपने उनको दिए हैं तो, ठीक है, तो हम इसे सेलिंग ओवरहेड के अंदर डाल देंगे। अब आ जाते हैं हम आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर। सो जो आफ्टर सेल सर्विस होती है आपको पता है आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है। आपने अपने सामान बेच दिया, प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद भी आप उनको गारंटी वगैरह देते हो। अगर उनकी कोई रिपेयर की ज़रूरत होती है तो आप रिपेयरिंग वगैरह करते हो, इसको आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं। वो सर्विसेज जो आप सेल के बाद प्रोवाइड कराते हो अपने कस्टमर्स को। ये जो कॉस्ट होती है, ये जो आपका सर्विस स्टाफ होता है जो रिपेयर वगैरह करता है, उसकी सैलरी में शामिल होती है, और इसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में इसे सेलिंग ओवरहेड में डालते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वगैरह में डालते हैं, पर आप इसको प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर डाल सकते हो। अगला आ जाता है आपका लेबर वेलफेयर एक्सपेंस। लेबर की वेलफेयर के लिए जो आप खर्चा करते हो।
जैसे इसको आप डालते हो पहले तो प्रोडक्शन ओवरहेड में, क्योंकि लेबर आपका प्रोडक्शन पे काम करता है, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड पे, और इसको बांट देते हो आप अलग अलग डिपार्टमेंट में, कौन सा लेबर कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है, उसके ऊपर कितना खर्चा किया गया है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में वो बच जाएगा। फिर आ जाते हैं हम आगे बोनस के ऊपर। बोनस और ग्रेट्युटी जो होती हैं, ओके, सो जो आपके बोनस की अमाउंट होती है वो आपके इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। अगर आपने कम प्रॉफिट अर्न किया तो आप बोनस में भी ना भी दो, या कम दो, या ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया तो ज़्यादा दो। लेकिन जो आपका जो एक एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इस एक्ट ने 1965, इस एक्ट ने एक बेसिक लिमिट डिसाइड कर रखी है बोनस की, बेसिक रेट, जो कि आपकी 8.33%, ठीक है। तो ये आपकी पेबल होती है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये एक्ट ये बोलता है, ठीक है। सो जो भी बोनस की आपकी अमाउंट है वो आपको डायरेक्ट लेबर में शामिल करनी होती है, मिनिमम बोनस तक, मतलब इस रेट तक का बोनस आप अपनी डायरेक्ट लेबर में शामिल कर सकते हो। लेकिन अगर इसके अलावा इसके ऊपर आपने कोई बोनस शामिल करा है, ठीक है, उसको आप प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन के तौर पे देख सकते हो। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट निकल गया, उसके बाद आप उसे अलग अलग जगह पे बांट देते हो, ओके। सो जो बोनस प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड है उसको हम ओवरहेड कॉस्ट का पार्ट मान लेते हैं। और ग्रेट्युटी की जहां तक बात आती है, ये आपका डायरेक्टली लिंक्ड होता है वेजेस से, इसलिए हम इसे हमेशा हम कॉस्ट के एलिमेंट के तौर पे देखते हैं, इस वाले पार्ट को। बोनस में क्या होता है, अगर इतना दे रखा है तो हम इसे वेजेस में मान लेंगे, इससे ऊपर दे रखा है तो हम उसे ओवरहेड कॉस्ट में शामिल कर सकते हैं। स्टोर्स ओवरहेड, ओके, स्टोर्स ओवरहेड क्या होते हैं? अच्छा, आपका जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है वो कोई भी अगर फंक्शन करता है, जैसे परचेजिंग का, स्टोरेज का, इशू का, तो उस पे आने वाली कोई भी ऐसी लागत जो इनडायरेक्ट नेचर की है और जिसे आप डायरेक्टली किसी के ऊपर एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, वो सारे खर्चे आपके स्टोर ओवरहेड के अंदर जाते हैं। सो जैसे आपने मटेरियल परचेज किया है, स्टोर किया है, इशू किया है स्टोर डिपार्टमेंट ने, ठीक है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी यूज़ कर रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम ओवरहेड मान सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्टोर डिपार्टमेंट है, मान लो इसने कोई एक मटेरियल है ए, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी यूज़ कर रहा है उसको, और सेल्स डिपार्टमेंट भी यूज़ कर रहा है, दोनों ही यूज़ कर रहे हैं। तो ना तो आप डायरेक्टली पूरा का पूरा 100% इसके ऊपर चार्ज कर सकते हो, ना आप डायरेक्टली पूरा का पूरा 100% इसके ऊपर चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो या तो इसके ऊपर, तो दोनों पे ही आपको डालना पड़ेगा किसी रेशो के अंदर, इसलिए हम इसे स्टोर ओवरहेड बोलते हैं। स्टोर ओवरहेड के एग्जांपल हैं जैसे स्टोर का रेंट, स्टोर का जो स्टाफ है उसकी सैलरी या वेजेस, फ्राइट, इंश्योरेंस या कैरेज जो आपके स्टोर से संबंधित है। स्टोर ओवरहेड होते हैं, इसको हम एज ए फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट करते हैं, और अलग अलग प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है उन पे उन्होंने कितनी सर्विस रिसीव करी है, इस डिपार्टमेंट से कितनी इन्होंने सर्विस रिसीव करी है, उसके रेशो में हम इस एक्सपेंस इस ओवरहेड को उनमें बांट देते हैं। तो नंबर ऑफ स्टोर भी हो सकता है बेसिस, इसने इतने स्टोर, इसने उतने स्टोर यूज़ करे। जो मटेरियल दोनों ने लिया है उसकी वैल्यू पे भी इसने 5,000 का मटेरियल लिया है, उसने 10,000 वाला मटेरियल लिया है, तो उस हिसाब से ओवरहेड बांट सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी, या आपने पहले से कोई रेट डिसाइड कर रखी है तो रेट के अकॉर्डिंग आप ओवरहेड को बांट देते हो अलग अलग डिपार्टमेंट में। फिर हम आ जाते हैं पैकिंग एक्सपेंस की तरफ। पैकिंग एक्सपेंस में वो एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं जो आपके किसी भी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको बेच रहे हो, उसको रैप करने में, उसको बॉक्स में डालते हो या बोतल में डालते हो आप, या कोई भी कंटेनर में या बैग में डालते हो, उन सब पे जो लागत आती है उसको हम पैकिंग एक्सपेंस करते हैं। तो जो भी पैकिंग एक्सपेंस होते हैं ऑब्वियसली बात है हम उन्हें कॉस्ट के अंदर शामिल करते हैं, लागत में शामिल होता है वो हमारे प्रोडक्ट की। सो अगर प्राइमरी पैकेजिंग है, ये हमने पहले भी किया था, प्राइमरी पैकेजिंग के बिना प्रोडक्ट सेल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में डालते हैं, ये हमने पहले भी किया था, अभी ही किया था लास्ट लेक्चर में। सो जो प्राइमरी पैकेजिंग है, प्राइमरी पैकेजिंग को हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट मानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑयल है, ऑयल बोतल में जो डलता है वो प्राइमरी पैकेजिंग है,
ठीक है। या फिर माचिस है, माचिस की जो डब्बी है तीलियों के लिए, वो डब्बी प्राइमरी पैकेजिंग है। उस डब्बी को फिर कई सारे डब्बियों को इकट्ठा करके जो बड़ा सा पैकेट बनाया जाता है ना, वो सेकेंडरी या पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो प्राइमरी पैकेजिंग के बिना तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप सामान बेच सको, क्योंकि वो बिखर जाएगा, ठीक है। सो इसलिए वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है। लेकिन पैकेजिंग एक्सपेंसेस अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन या डिलीवरी से संबंधित है फिनिश्ड प्रोडक्ट की, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन में डालते हैं, और जो फाइनल पैकेजिंग वाला वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। और अगर डेकोरेटिव पैकेजिंग है तो सेलिंग में। अब डेकोरेटिव पैकेजिंग में और ये जो फाइनल पैकेजिंग है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होती है, उसमें क्या फर्क है? अगर मान लीजिए आपने माचिस की डिब्बी का एग्जांपल लेते हैं, ये माचिस की डिब्बी है, इसके अंदर तीलियां रखी हुई है, ये है प्राइमरी पैकेजिंग। अगर ये नहीं होगी तो तीलियां बिखर जाएंगी, इसके बिना आप इनको बेच ही नहीं सकते। तो ये तो डायरेक्ट, ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। दूसरी होती है इस अलग अलग, मतलब माचिस की डब्बियों को आपने एक बड़े से बॉक्स में पैक करा ताकि आप उसे एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सको, तो इसे हम कहते हैं, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड में डालेंगे। लेकिन अगर आपने पैकेजिंग इसलिए की है ताकि वो सुंदर दिख सके, सुंदरता के चक्कर में, ठीक है, ताकि लोग उसको देख के अट्रैक्ट हो और उसको खरीदें, इस वजह से अगर पैकेजिंग की गई है तो हम उसे सेलिंग एक्सपेंस में डालते हैं, क्योंकि आपने सेल बढ़ाने के लिए वो पैकेजिंग की गई। तो ये कुछ ओवरहेड्स देखे हमने, 21 ओवरहेड के, अलग अलग ओवरहेड की क्या थोड़ी सी ट्रीटमेंट होती है। थोड़ा सा हमने थ्योरेटिकल टच किया है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा ये कुछ आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड, कि पैकिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, ये सब आप एक बार पढ़ लेना, ये आप पढ़ सकते हो आराम से, ओके। कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं डाली जाती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से दूर रखी जाती है, जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। सो ये भी आप पढ़ सकते हो। आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट एक बार निकल गया, उसके बाद उसे रिजर्व्स में डिविडेंड के तौर पे बांट देते हैं, रिजर्व में डाल देते हैं, वगैरह वगैरह। फाइनेंशियल आइटम्स बहुत सारी हैं, जैसे आपकी इंटरेस्ट हो गई कई चीज़ों के ऊपर, लीगल एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, पेंशन एम्प्लॉयज़ की, बैड डेट्स, या फिर अदर आइटम में आ गए आपकी लॉस, सीक्रेट रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज, वगैरह वगैरह। तो ये आइटम्स आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग से हम बाहर रखते हैं। ये दोनों चीज़ें आप पढ़ लेना, याद करने वाली चीज़ें। सो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो स्टार्ट होगा। वहाँ हम एलोकेशन अपोर्शनमेंट देखेंगे। एलोकेशन अपोर्शनमेंट का मतलब है कि आप जो ओवरहेड जो आपका निकलेगा उसे आप कैसे बांटोगे और किस किस डिपार्टमेंट में किस किस बेसिस पे आप कौन सा ओवरहेड बांटोगे, ठीक है। सो अब हम करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।